नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, लूसेंट और स्पेक्ट्रम दोनों का सीरीज एक साथ चल रहा है। अगर कोई एक चल रहा होता तो हम लोग काफ़ी फास्ट चलते, लेकिन 30 दिनों का हमने टारगेट रखा है। और 30 दिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 30 क्लास, जी हाँ, अगर आप फ्री हैं तो 30 दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो ये 30 दिनों में हमने 7 दिनों में जो है पूरे लूसेंट का इतिहास को पढ़ लिया और सबके नोट्स तैयार कर लिए। अगर आप एक बार रिवाइज करेंगे तो सभी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। तो ये जो वीडियो है ये है स्पेक्ट्रम पे। आज हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रम में भी जो है काफ़ी कुछ हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। और स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पहुंच गए हैं लगभग 40 से 45 दिनों में हमें स्पेक्ट्रम ख़त्म करना है। और आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर है युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया है और कम से कम चीज़ों को स्किप किया है। ये चैप्टर नंबर 24 है, युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। 30-35 के आसपास इसमें टोटल चैप्टर्स हैं। हम लोग 24 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। 70% की किताब जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है और 30% के आसपास जो है यह बची हुई है। तो ये पेज नंबर है 449। चलिए देखते हैं इसको अपने नोट्स बुक में मैंने कहाँ पे समाहित किया है। मैं आपको एक इससे पहले बता दूं कि ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट लगभग 30 पेज में है। जी हाँ, लगभग 30 पेज में जो है यह चैप्टर है। 449 से लेकर और 477 तक, जी हाँ, 26 पेज के इस चैप्टर को देखिए मैंने 4 से 5 पेज में कैसे समाहित किया है। और एक भी टॉपिक लगभग मैंने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे नहीं छोड़ा है। तो आइए लेके चलता हूँ मैं अपने नोटबुक पे। ये नोटबुक आपके सामने है और ये है विषय सूची। विषय सूची में देखिए युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य मैंने यहाँ 216 से स्टार्ट किया था। 216 से कहाँ तक लगभग हो गया है 221 तक, 6 पेज में। जी हाँ, 216 से 221, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 पेज में हमने इसे समाप्त किया है। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको 216 नंबर पृष्ठ पे और हम लोग पढ़ेंगे युद्धोपरांत। अब ये कौन से युद्ध की बात हो रही है? ये युद्ध जो बात हो रही है ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। कौन से युद्ध की बात हो रही है? द्वितीय विश्व युद्ध की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस समय मेरी नोटबुक आपके सामने है। अब देखिए अध्याय 24 युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। अब 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब मैंने यहाँ लिखा है कि 1945 के विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के कष्टों की सीमा चरम पर पहुँच गई। क्यों पहुँच गई भाई? क्यों ऐसी स्थिति आई कि बहुत ज़्यादा कष्ट में डूब गए सारे भारतीय? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना ने, ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरीके से संसाधन का उपयोग किया था। खदान जो थे वो मतलब खाने पीने की वस्तुएं लगभग रोक दी थी। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ चली जाती थी? वो युद्ध के क्षेत्र में चली जाती थी। पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसका ध्यान युद्ध पे था। तो भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। कई जगह बंगाल वगैरह में अकाल भी पड़ा और यही कारण था कि इसके बाद लोग जो थे वह आंदोलन पे उतारू हो गए। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विप्लव के 2 आधारभूत कारक। जी हाँ, अब ये 2 आधारभूत कारक मतलब ये जो राष्ट्रीय विप्लव का मतलब होता है, मतलब ये विपदा, ये जो त्राहिमाम था, इसके 2 मुख्य कारण क्या कहा गया? कौन से 2 मुख्य कारण थे आपसे पूछा जाए तो 2 मुख्य कारण यहाँ पे थे। एक था सरकार, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस। मैं यहाँ पेंसिल ले लेता हूँ। सरकार, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का कुटिल समझौता करने का प्रयास, जो कि सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता था। यानी ये सरकार, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, पूरी जो व्यवस्था थी ये 3 भाग में बट गई थी। एक तरफ सरकार थी, एक तरफ मुस्लिम लीग थे, एक तरफ कांग्रेस थे और सभी जो है अपने पक्ष में समझौता करने का प्रयास कर रहे थे। हर कोई अपने पक्ष की बात कर रहा था। मुस्लिम लीग धार्मिक पक्ष की बात कर रही थी, कांग्रेस जो है वह आज़ादी की बात कर रही थी, सरकार जो है
भारत की स्थिति को सुधारने के लिए जो है और फ़ायदा कमाना चाहे थी, मतलब पैसों का जो नुकसान हुआ था, धन का नुकसान हुआ था, उसको उसकी भरपाई करने के लिए कर बढ़ाने की सोच रही थी। तो हर कोई अपनी अपनी सोच रहा था, अपने अपने तरीके से कुटिल समझौता करने का प्रयास कर रहा था। इससे एक बड़ी चीज़ निकल के सामने आई, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिला। दूसरा जो बड़ा कारण था वह था कि श्रमिक, किसानों एवं राज्य के नागरिकों द्वारा उग्र प्रदर्शन। अब देखिए, जब कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, है ना, मरता क्या नहीं करता, मतलब ये श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग और राज्य के जो साधारण नागरिक थे, इन सबों के लिए करो या मरो की स्थिति हो गई थी। इन सब का उग्र प्रदर्शन जो है से स्थिति और ख़राब होती जा रही थी। कौन कौन से उग्र प्रदर्शन, तो कुछ प्रदर्शनों को मैंने यहाँ पे साझा किया है आपके साथ। देखिए, युद्ध बंदियों को रिहा करने हेतु आंदोलन। युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे। कौन से युद्ध बंदी? जो ब्रिटिश के तरफ से विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, या फिर कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज की का भी जो है कि भी कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद नाविकों का आंदोलन। नाविक लोग जो थे वो अलग आंदोलन करते। कौन से नाविक? नौसेना के नाविक। जी हाँ, नौसेना के नाविकों के पास वहाँ भेदभाव अधिक होता था। ब्रिटिश नाविकों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी, तो इसीलिए जो है वहाँ भी भेदभाव जो है अधिक देखने को मिलता था। ये एक बड़ी समस्या थी। उसके बाद पंजाब किसान मोर्चा। वहाँ पंजाब में किसानों ने अलग आंदोलन कर रखा था। उनको जो है खेती में अधिक कर लगा दिया गया था और उनकी खाद्यान्नों के उचित मूल्य नहीं मिलते थे। उसके बाद त्रावणकोर के लोगों का आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन, ये सब कुछ धार्मिक आंदोलन थे, सामाजिक आंदोलन थे, कुछ ऐसे आंदोलन जो उस समय जो है राष्ट्रीय विप्लव के कारण बने थे। यानी पूरी तरह से ये जो टॉपिक यहाँ हमने पढ़ा, ये पूरी तरह से राष्ट्र में जो है बहुत ही ख़राब स्थिति आ गई थी 1945 के विश्व युद्ध के बाद। और इस सब का कारण था कि भारतीय कष्ट की जो है ऊपरी सीमा, चरम सीमा से गुजर रहे थे। अब क्या हुआ? जुलाई 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन में श्रमिक दल की सत्ता आई। जी हाँ, ब्रिटेन में जो है श्रमिक दल की सत्ता आई और श्रमिक दल में जो है जो प्रधानमंत्री आए वो क्लीमेंट एटली आए। पहले पामस्टन थे प्रधानमंत्री, अब क्लीमेंट एटली आए। क्लीमेंट एटली आए और पैथिक लॉरेंस, ये दो नाम आप याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई सरकार बनी, सत्ता बदली और जो वहाँ की पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें जो है ब्रिटेन में जो है श्रमिक दल की सत्ता आई। प्रधानमंत्री कौन आए? क्लीमेंट एटली। और भारत सचिव जो थे ब्रिटेन में वो पैथिक लॉरेंस, किनको? पैथिक लॉरेंस को बनाया गया। अब जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर 1945 में एक सरकारी घोषणा हुई। अब सरकार क्या चाहेगी? जब युद्ध में नुकसान हुआ है और ऑलरेडी जो है भारत उसका उपनिवेश है, तो सरकार क्या चाहेगी? सरकार यही चाहेगी कि भाई जिस देश में हमारा उपनिवेश है, जहां हम अपना राजपट चला रहे हैं, वहां के लोगों को मिला के चले। वहां के लोगों को तो मिला के चलना ही होगा इनको। तो देखिए, सितंबर 1945 में सरकारी घोषणा हुई। क्या हुई? तो पहली घोषणा जो थी, ये जो पहली घोषणा आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक सेकंड में थोड़ा इसको टाइट कर लूँ, बहुत लूज है मेरा स्टैंड। ये जो सरकारी घोषणा हुई, इसमें पहली घोषणा जो है वो क्या थी? केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं हेतु चुनाव की घोषणा। मतलब अब कहा गया कि अब चुनाव होगा, लोग जो हैं अपने हिसाब से केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को चुनेंगे। उसके बाद दूसरा घोषणा ये था कि युद्ध के उपरांत, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। आखिर सरकार ने ये घोषणा क्यों की? देखिए, प्रश्न कभी कभी आएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति का या भारत की राष्ट्रीय परिदृश्य का वर्णन करें, तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, या फिर कोई बड़ी परीक्षा देंगे तो पीटी मेंस, दोनों में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को उत्तर वही दे पाते हैं जो पढ़ पाते हैं। आखिरकार सरकार के रुख में ऐसा परिवर्तन क्यों आया भाई?
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया। देखिए, अगर पहले का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो देखिए कैसे हम लोग जो है पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला कारण था सरकार के रुख में परिवर्तन का पहला कारण कि अमेरिका तथा सोवियत संघ का भारत की स्वतंत्रता को समर्थन मिल गया था। चूँकि ये दोनों जगह जो है रूसी क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, इन दोनों जो है ब्रिटेन के विपक्ष में लड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है के बाद अब ये अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये दोनों ही जो थे ब्रिटेन के विरोध में खड़े हो गए। इन दोनों ने कहा कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मतलब भारत की स्वतंत्रता को समर्थन दिया। दूसरा कारण था कि नई जो ब्रिटिश सरकार आई थी उसको भारत से अधिक सहानुभूति थी। नई ब्रिटिश सरकार जो थी उनको भारत से अधिक सहानुभूति थी, भारत के पक्ष में थी वो। तीसरा, संपूर्ण यूरोप में समाजवादी लोकतांत्रिक सरकार की लहर चली थी। मतलब उस समय एक समय ऐसा था वो कि उस समय बहुत सारे देश ब्रिटेन से लड़े, आज़ाद हुए, और एक समाजवादी लोकतांत्रिक मतलब जनता की सरकार का जो है स्थापना की अपने देश में। तो पूरे यूरोप में ऐसी लहर ही चल रही थी। ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था तथा आर्थिक कमजोरी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को काफ़ी हानि हुई थी उसमें, तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमरा गई थी। वहीं सैन्य व्यवस्था भी काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। सैन्य में जो है बहुत सारे भारतीयों में संतोष की भावना उभर आई थी और भारतीयों की संख्या अधिक थी। मौजूदा स्थिति से सरकार को नए आंदोलन का भय था। अब चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जो है काफ़ी कष्ट से गुजर रहा था, तो ऐसी स्थिति थी कि लोग सरकार को लग रहा था कि नया आंदोलन न छिड़ जाए। ऑलरेडी सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह जैसे आंदोलन से जो है ये लोग उब चुके थे, या असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था, तो उस तरह का कोई नया आंदोलन न चल जाए, तो इनको भय था। तो ये कुछ कारण थे जिससे सरकार के रुख में परिवर्तन आया। सरकार ने अपने आप ही घोषणा कर दी। क्या दो घोषणाएं की थी कि केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थापकों का चुनाव करवाएंगे और युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन करेंगे। तो ये एक परिदृश्य था। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे है कांग्रेस का चुनाव अभियान और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। अब देखिए, अब चुनाव तो होना था। चुनाव के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया, तो कांग्रेस के लक्ष्य जो थे चुनाव में बहुमत प्राप्त करना नहीं था। केवल बहुमत प्राप्त करना तो है ही था उनको पता था कि बहुमत तो मिल ही जाएगा। उनके साथ साथ जो है लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को विकसित करना था। लोगों को बताना था कि ये ब्रिटिश जो हैं ये हमारे दुश्मन हैं। 1946 में सर्दियों में चुनाव का आयोजन हुआ और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को विकसित करने का प्रयास किया गया। अब जानते हैं ये कौन कौन से प्रयास थे जिसमें ब्रिटिश विरोधी भावना जो थी वह विकसित हुई। तो देखिए, पहला प्रयास 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों की भरपूर आलोचना प्रचार किया गया। मतलब लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया गया कि आप लोग याद कीजिए वो 1942 का साल, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने किस प्रकार हमारा दमन किया था, लाठी चार्ज, गोली और फांसी से हमारा जो है स्वागत किया था। तो अब ये समय है उन्हें लौटाने का। तो 1942 में जितना भी दमनकारी नीति सरकार ने अपनाया था सबकी आलोचना की गई, सबकी बुराई की गई। उसके बाद शहीद जितने भी थे देशभक्तों या उनकी त्याग की प्रशंसा की गई। शहीदों की देशभक्ति की, शहीदों के त्याग की लगातार प्रशंसा की गई। मतलब कहने का मतलब एक देशभक्ति माहौल बनाया गया। उसके बाद जनता के प्रयासों की खुलकर प्रशंसा। अभी तक जहाँ जहाँ जनता ने मिलकर आंदोलन किया था, जहाँ जहाँ जनता ने आंदोलन में भाग लिया और सफल हुए, सबकी प्रशंसा की गई। उसके बाद दमनकारी अधिकारी जैसे डलहौजी, कॉर्नवालिस, पहले जो लोग थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर, ये लोग बड़े बड़े अधिकारी थे। इनकी दमनकारी जो नीति थी उसकी निंदा की गई और उनको सज़ा की मांग की गई, जो कि कभी ब्रिटेन कर नहीं सकता था। तो ऐसे ऐसे कार्य किए गए जिससे लोगों में ब्रिटिशों के खिलाफ, उनके विरोध में भावना विकसित हो। तो ये चुनाव के दौरान किया गया। अंततः सरकार जो है इन सभी गतिविधियों पर लगाम लगाने में असफल थी। क्यों असफल थी?
क्योंकि इसके दो कारण थे। एक तो जनता जो थी वह भयमुक्त हो गई थी, जनता को कोई भय नहीं था और वहाँ उस समय स्थिति विपरीत थी। उस समय सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि वो किसी प्रकार से दमन की नीति अपनाए दोबारा, और सरकार जो थी समझौते पर मजबूर हो गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आज़ाद हिंद फौज पर सरकारी मुकदमा चल रहा था, जिसकी तीव्र निंदा और आंदोलन पूरे देश में हो रहा था, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज को एक देशद्रोही संस्था की संज्ञा ब्रिटिश सरकार ने दे दी थी और उनके कई जो युद्धबंदी थे, माफ़ कीजिएगा, कई जो थे सैनिक या कहिए या कार्यकर्ता कहिए, उनको गिरफ्तार करके वो लोग जेल में सड़ रहे थे। तो इस तरह की के मुकदमे के लिए तीव्र निंदा की गई, काफ़ी जो है लोगों ने इसका विद्रोह किया और इसके खिलाफ आंदोलन हुए। तो ये चुनाव अभियान के दौरान क्या हुआ, क्यों सरकार जो है उस पे जो है लगाम नहीं लगा पाई। तो हमने इस पेज में पढ़ लिया ब्रिटिश युद्ध के बाद जो है परिस्थिति कैसे शुरू हुई, किस प्रकार सरकारी घोषणा हुई, क्यों हुई, और जब चुनाव हुए चुनाव के दौरान क्या क्या लोगों ने किया कांग्रेस ने, ताकि ब्रिटिश के विरुद्ध भावना विकसित हो, और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज पे कार्रवाई। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज के बचाव में किए गए कौन कौन से प्रयास थे। तो देखिए, हर तरह का साम दाम दंड भेद, हर तरह की नीति इन्होंने अपनाई। आज़ाद हिंद फौज के बचाव में किए गए प्रयास, तो आज़ाद हिंद बचाव समिति का गठन किया गया और आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति। अब ये दो लोग क्या करते थे, तो देखिए, ये कांग्रेस द्वारा कुछ अन्य प्रयास भी किए गए इन दोनों के अलावा। 1945 के बम्बई अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज के राहत तथा समर्थन में एक अलग से प्रस्ताव पारित किया गया, ये कांग्रेस ने किया, और सभी युद्धबंदियों की तरफ से वकालत किया। वकील कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये सब महान वकील थे। जवाहरलाल नेहरू, ये लोग विदेश में पढ़े हुए हैं। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, ये ऐसे ऐसे वकील थे जो आज़ाद हिंद फौज की तरफ से वकालत कर रहे थे, उनके समर्थन में वकालत कर रहे थे। सभी बंदियों हेतु जो है धन एवं खाद्यान्न, अब यहाँ युद्धबंदी को तो दिया ही जा रहा था, उनके परिवार हेतु भी जो है धन एवं खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही थी। तो ये कुछ प्रयास थे कांग्रेस के द्वारा, और उन्होंने ऊपर से जो है इन प्रयासों को करने के लिए यहाँ पे बचाव समिति और राहत समिति, जांच समिति, ये सब समितियों का गठन कर रखा था ये सारे काम करने के लिए, इसलिए मैंने तीर बना दिया है। आज़ाद हिंद फौज के बचाव हेतु आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। ये आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, जरा इस पर नज़र डालिए। आज़ाद हिंद फौज हम सभी जानते हैं एक राष्ट्रवादी संस्था थी जो राष्ट्र की आज़ादी के लिए काम कर रही थी। एक कैप्टन मोहन सिंह, इससे पहले चैप्टर में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे इसका निर्माण हुआ था। नहीं देखा है आपने तो चैनल के प्लेलिस्ट में जो है मिलेगा आपको इसका लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे इसके पहले का वीडियो। बहुत सारे वीडियो है स्पेक्ट्रम के। आज़ाद हिंद फौज के देखिए पूरा क्लास चल रहा है, ये पूरा स्पेक्ट्रम का क्लास चल रहा है, पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ख़त्म हो जाएगा तो उसका नहीं कहेगा अरे बाप रे तो बड़ा आसानी से आपने समाप्त कर दिया, अब हम लोग से हो नहीं रहा। तो भाई आप डेली क्लास नहीं करेंगे, अगर आप जब क्लास आ रहे हैं उनको नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही किताब से किताब जो है ख़त्म होती चली जाएगी और आप यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिएगा। चलिए ये तो बातें बाद में, पहले देखते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। कौन कौन से ऐसे प्रयास हुए, तो राष्ट्रव्यापी और अप्रत्याशित आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन हुआ। समाचार पत्रों का सहारा लिया गया, उसमें ये आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में न्यूज़ छापी गई, समाचार छापे गए। विभिन्न स्थलों पर आंदोलन का आयोजन हुआ, सभी वर्गों का समर्थन मिला। हड़ताल का आयोजन किया गया, किसान सभा किया गया, महिला सम्मेलन किया गया और सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन। जी हाँ, कौन कौन से राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, बहुत सारी पार्टियां थी उस समय छोटी छोटी, सबका समर्थन मिला था। तो ये कुछ और ऐसे आंदोलन थे जो आज़ाद हिंद फौज के बचाव के समर्थन में थे। आगे देखते हैं, इसी दौरान 1945-46 में विद्रोह की 3 घटनाएं हुई। देखिए 2 को कलकत्ता में हुआ, एक बम्बई में हुआ। 21/11/18, 21 नवंबर 1945 कलकत्ता, 11 फरवरी 1946 कलकत्ता और 18 फरवरी 1946। तो दो देखिए ये दोनों को आप एक साथ याद रखिए,
कि दोनों जो है फरवरी महीने में हुई, एक 11 तारीख को, एक 18 तारीख को 1946 में, और एक नवंबर में हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे को लेकर ये आंदोलन हुआ था, पहला आंदोलन। ये आज़ाद हिंद फौज पे जब मुकदमा चला था तो सबसे पहले लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। उसके बाद AHF, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे राशिद अली, उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 7 साल की सज़ा दे दी गई। तो देखिए पहला मुकदमा हुआ, उसके बाद यहाँ पे सज़ा दी गई उसके लिए, और उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों का विद्रोह हुआ। ये 3 विद्रोह जो थे वो 1845-46 के मध्य बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए। अब मैंने इन विद्रोह की चर्चा क्यों की, आपको ये विद्रोह बहुत कम कोई पूछते हैं, लेकिन अगर मेंस में अगर आप लिख दे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग इन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं। एटलीस्ट ये डेट नहीं, ये जगह का नाम और ये चीज़ें आप मेंशन करें तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अधिकारी तो अरेस्ट होते ही हैं, मुकदमा होता ही है, और रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। विद्रोह की घटनाओं का प्रभाव, आखिर ये विद्रोह हुआ था, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जनता बेखौफ और निर्भीक हो गई। जी हाँ, कोई विद्रोह करेगा और विद्रोह को समर्थन मिलेगा, विद्रोह को बहुत भारी मत मिलेगा, लोगों के समर्थन मिलेगा, तो लोग की हिम्मत बढ़ेगी। वही हुआ, जनता बेखौफ हो गई, निर्भीक हो गई। सशस्त्र सेना के विद्रोह का जनता पर प्रभाव पड़ा। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ, ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति की तरह देखा गया। अब देखिए किसी देश की अगर सेना ही विद्रोह कर दे रही है तो देश जो है, देश के शासन जो है वो गिरना माना जाता है, क्योंकि सेना ही है जो शासन को बचाती है। सेना ने ही विद्रोह कर दिया तो देश के शासन खत्म होने वाला है, तो ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति की तरफ देखा गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा रियायतें देने की व्यवस्था हुई। अब ब्रिटिश सरकार विवश हो गई कि अब इन्हें रियायतें देनी पड़ेगी, जो कि नहीं दी जाती थी। 1947 से पहले जो है, 1947 में पहले बैच को दी गई सज़ा माफ़ कर दी गई। आज़ाद हिंद फौज जो थी उसके पहले बैच को जो सज़ा दी गई थी उसको माफ़ कर दिया गया, और फरवरी 1947 में चीन तथा इंडोनेशिया जो सैनिक भेजे गए थे, भारतीय सैनिक, उनको वापस बुला लिया गया। ये पहला जो सज़ा माफ़ की गई, इसमें बता दूं कि जो हत्या का सज़ा था वो नहीं माफ़ किया गया था, बाकी सारी सज़ाओं को माफ़ कर दिया गया था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया गया। अब सरकार ने कहा कि हमें एक ऐसा मिशन भेजना चाहिए जो लोगों से बात करे संवैधानिक सुधारों के लिए। तो ये चीज़ें हुई आखिर, लेकिन ये विद्रोह ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जो 3 विद्रोह हुए थे, ये विद्रोह का सीमित प्रसार था, छोटे छोटे इलाकों में विद्रोह नहीं पहुंच पाया। नेवी विद्रोह को थल सेना का समर्थन नहीं मिल पाया, ये लोग नेवी लोग ही अपने में विद्रोह करते रह गए। सरकार की नीति अक्षुण्ण थी, मतलब सरकार किसी प्रकार से झुकने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया था। उसके बाद सांप्रदायिक एकता सीमित थी। अब सांप्रदायिक एकता जो है, हिंदू मुसलमान की एकता, ये लगभग सीमित, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग पूरी तरह से एक हो गए थे। समय आने पर जैसे ही मुस्लिम लीग की बात आती थी, जैसे ही पाकिस्तान की बात आती थी, तो ये हिंदू अलग हो जाते थे, मुस्लिम अलग हो जाते थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बात आती थी तो हिंदू अलग हो जाते थे, मुस्लिम अलग हो जाते थे। मतलब ये एकता स्थायी नहीं थी, अस्थायी एकता थी। तो ये सब कुछ असफलता के कारण थे जो विद्रोह हुए थे। तो इसमें हमने इस पेज में क्या पढ़ा, आज़ाद हिंद फौज के लिए जो है बचाव के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, प्रयास किए गए, कांग्रेस का क्या प्रयास रहा, कैसे आंदोलन हुआ, और उसी में जो है 3 विद्रोह भी हुए, विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा, और आखिरकार विद्रोह जो है असफल क्यों माना गया। तो इस पेज में हमने ये पढ़ा। आगे देखते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आपने भी कैबिनेट मिशन पढ़ा होगा, लेकिन कैबिनेट मिशन आपने डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं कैबिनेट मिशन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आराम से समझिएगा, नहीं समझ पाए तो बड़ी मुश्किल होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कैबिनेट मिशन के मुख्य बिंदुओं को समझना, क्योंकि इस पे ही हमारा आगे का चैप्टर और भारत की आज़ादी जो है और पाकिस्तान का बंटवारा सब कुछ निर्भर करता है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना मुख्य बिंदु, पहला मुख्य बिंदु ये था कि पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। मतलब मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि हमारे लिए अलग देश दिया जाए, इसकी मांग को क्या किया गया था, थोड़ा मैं ये टूट गया, इसको मैं छील लूँ। तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो मांग थी, पूर्ण पाकिस्तान की मांग, इसको क्या किया था, अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया गया था? चूँकि भारत
में जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी वो इस प्रकार थी कि मुस्लिम जो जनसंख्या थी वो छीट-फूट कहीं-कहीं थी, कहीं भी एक स्थान पे नहीं थी। जैसे पंजाब में अधिक थी, बंगाल में अधिक थी। जो लोग पाकिस्तान जो ये लोग पाकिस्तान क्षेत्र की मांग कर रहे थे कि मुस्लिम क्षेत्र को पाकिस्तान बना दिया जाए। तो मुस्लिम क्षेत्र में सिंध चलो ठीक था, सीमांत प्रांत जो है पश्चिमी सीमांत प्रांत वो भी लगभग मुस्लिम इलाका था। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जो कि भारत के अंदर थे और मुस्लिम इलाके थे, जैसे हैदराबाद, जैसे पंजाब, ये सब दो तरफ थे। तो यहाँ पे पूरा देना संभव नहीं था। तो ये जो है ये कहीं से भी संभव नहीं हो पा रहा था। लगभग क्षेत्रीय कह सकते हैं कि एक क्षेत्रीय विरोध देखने को मिलता। यहाँ पे असमंजस की स्थिति हो जाती अगर पाकिस्तान दिया जाता उस समय तो इसकी मांग को सीधा जो है क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस, असंतुलित जनसंख्या थी किसकी? मुसलमानों की। दूसरा जो था बिंदु ये था प्रांतीय विधानमंडलों का 3 समूह में बांटेंगे। प्रांतीय विधानमंडल को 3 समूह में बांटेंगे। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत और बंगाल एवं असम। बंगाल एवं असम ये अलग रखेंगे, बड़ा प्रांत है। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत अलग रहेंगे, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत अलग रहेंगे। उसके बाद कार्यपालिका व्यवस्थापिका का 3 स्तर रहेगा, केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और समूह स्तर। मतलब समूह कहने का मतलब कि एक निश्चित समूह आप समझ सकते हैं कि समूह के आधार पर, जैसे मुस्लिम समुदाय समूह एक अलग है, एक अगर कहता है कि नहीं हम लोग जो है इस समूह के व्यक्ति हैं, हम लोग अलग रहेंगे। तो पूरी कार्यपालिका व्यवस्थापिका का जो है 3 स्तर रहेगा, केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और समूह के स्तर पे। तो यहाँ पे देखिए प्रांतों के विधानमंडल को 3 भाग में, 3 समूह में बांट दिया गया। तो यही 3 समूह हैं, यही समूह स्तर है कि भाई या तो केंद्रीय स्तर पर या तो कार्यपालिका का काम करवाओ या प्रांतीय स्तर पे करवाओ, और नहीं तो फिर इस स्तर पे करवाओ। यही समूह है, हिंदू बहुसंख्य प्रांत का समूह, मुस्लिम बहुसंख्य प्रांत का समूह और बंगाल एवं असम का समूह। इस आधार पर भी करवा सकते हैं, कार्यपालिका के कार्यों को बांट सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रावधान था कि संविधान सभा का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आइए आपको समझाता हूँ कि जो ये संविधान सभा का निर्वाचन जो है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। ये जो है प्रांत की पूरी जनसंख्या और विधानसभा के सदस्यों का अनुपात रहता है, भाग दे दिया जाता है पूरी जनसंख्या को। इससे क्या होता है, पता चलता है कि एक सीट पर कितनी जनसंख्या वोट करेगी। तो संविधान सभा का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे होगा। उसके बाद अगला प्रावधान था कि सभी प्रांतों के सदस्य का पृथक विचार रहेगा। अब देखिए सभी प्रांत, ये हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, बंगाल एवं असम, ये तीनों प्रांत जो है ये तीनों अपना अलग अलग सेपरेट विचार करेंगे। और सेपरेट विचार करने के बाद तीनों एक साथ आके फिर संविधान का निर्माण करेंगे। मतलब झगड़ा नहीं हो, ये लोग आपस में विचार कर ले, ये लोग आपस में विचार कर ले, ये लोग अपनी अपनी जो है अलग अलग मीटिंग करेंगे और एक निर्णय लेके आएंगे। और यहाँ पे देखिए पृथक विचार के पश्चात एक साथ मिलकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी संबंधित प्रांतों से और किस तरह से जो है बांटा गया निर्वाचन क्षेत्र, चाहे वह प्रांतों को बांटा गया 3 समूह में, उसके बाद कार्यपालिका को बांटा गया 3 स्तर पर, संविधान निर्वाचन किस प्रकार होगा और कैसे ये लोग जो है संविधान का निर्माण करेंगे। अगला प्रावधान था कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों के हल सामान्य बहुमत के आधार पर होंगे। यानी कोई भी सांप्रदायिक प्रश्न अगर उभर के सामने आएगा तो उसका हल बहुमत के आधार पर होगा, सामान्य बहुमत। सभी लोग वोट करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसी पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ बनाया जाएगा। अभी जो भारत है जिसमें देसी रियासत है और ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है वो ब्रिटिश संघ है, ब्रिटिश भारत है। और देसी रियासत जहाँ छोटे छोटे 576 या 546 ऐसे ही रियासत थे, छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश बढ़ चुका था। तो सबको मिलाकर पूरा मिलाकर जो है एक और एक भारतीय संघ बनेगा। ये एक अच्छी चीज़ थी। उसके बाद हर प्रांत में एक पृथक कार्यपालिका तथा विधायिका तथा प्रांतीय विषयों पर पूर्ण अधिकार रहेगा। मतलब हर प्रांत जो है स्वतंत्र रहेगा कि उसे अपनी कार्यपालिका कैसे रखनी है,
विधायिका कैसी रखनी है, नियम कैसे बनाने हैं, और प्रांतीय विषय जो हैं उस पर उनका पूर्ण अधिकार रहेगा। उसके बाद अगला है सत्ता हस्तांतरण के पश्चात राज्यों की सर्वोच्च शक्ति संविधान में निहित होगी। एक बार सत्ता दे दिया गया तो जो भी संविधान बना है सब जो है संविधान के अनुसार चलेंगे। संविधान से अलग आप बनाइए पृथक कार्यपालिका, आप बनाइए अपना नियम, अब आप रखिए पूरा अधिकार, लेकिन आपको संविधान से बाहर नहीं जाना है। उसके बाद सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। मतलब ऐसा निर्णय लिया गया कि जो जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल, सभी जो है एक साथ मिलकर निर्णय लेकर एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अब देखिए, कैबिनेट मिशन पर आपत्तियां, किनको किनको आपत्ति थी, कांग्रेस को क्यों आपत्ति थी भाई, कांग्रेस क्यों इसका विरोध किया कांग्रेस ने? प्रांतों को आम चुनाव तक रोकना उचित नहीं। मतलब प्रांतों में जो है आप सरकार प्रांतों को जो है पृथक कार्यपालिका देने जा रहे हैं, प्रांतों में अलग विधायिका होगी, प्रांतीय विषयों पर पूर्ण अधिकार प्रांतों को रहेगा। तो इसके लिए आम चुनाव जो होंगे उसमें रिजल्ट आएगा, तब तक मत रोकिए, फिलहाल ये व्यवस्था लागू कर दीजिए प्रांत में, ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से। दूसरा चीज़, समूह में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के विरुद्ध। अब चूंकि कैबिनेट मिशन में कहा गया कि आपको समूह में भी बंटना है, यानी 3 समूह, हिंदू बहुसंख्य प्रांत, मुस्लिम बहुसंख्य प्रांत, बंगाल एवं असम, ये है ना, हमने यहाँ पढ़ा था। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये अगर आप इसकी अनिवार्यता बना देंगे, मतलब कंपलसरी इसको बना देंगे, तो फिर प्रांतीय स्वायत्तता रह कहाँ गई, प्रांतों का अधिकार रह कहाँ गया। आप ऐसा कीजिए कि आप जो है ये अधिकार उन पर छोड़ दीजिए, वो चाहेंगे तो समूह में बटेंगे। अब हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, उनको मन नहीं है, वो लोग चाहेंगे नहीं हम इस समूह में नहीं रहेंगे, हमारा फ्री छोड़ दीजिए, तो फ्री रहने दीजिए। किसी न किसी समूह में आपको रहना है, इस तरह की अनिवार्यता क्यों रखी जाए? ये तो प्रांतीय आज़ादी यानी स्वायत्तता के विरुद्ध होगा। उसके बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी। देशी रियासतों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, मतलब जो जहाँ राजपाट कर रहे हैं उन सबसे छीन के एक राज्य बना दिया, मतलब देशी रियासतों के अभी कुछ हक दीजिए। तो ये 3 चीज़ें थी जिस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही थी। मुस्लिम लीग कह रही थी कि समूही, मुस्लिम लीग का देखिए, हमने कहा ना, कांग्रेस ने क्या कहा, समूह में सम्मिलित होने की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा होनी चाहिए, समूहीकरण की शर्त सभी समूह के लिए अनिवार्य हो। मतलब मुस्लिम लीग चाहती थी कि हिंदू बहुसंख्यक प्रांत हिंदुए बहुसंख्यक रहें, और मुस्लिम वाला भाई अलग कर दीजिए, मुस्लिम बहुसंख्यक मुस्लिम वाले रहेंगे। मतलब इसका कहना था कि इसको अनिवार्य बनाइए कि समूह में रहना है, समूहीकरण की शर्त सभी समूह के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, और इससे जो है पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त होगा। ये लोग ये चाहते थे, ताकि तब ना मुस्लिम अलग होगा, प्रांत मुस्लिम बहुल, तो उसको सबको छांट के एक पाकिस्तान बनाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। फिर भी जो है इन सब विवादों के बीच 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग और 24 जून 18 दिन के बाद कांग्रेस ने, दोनों ने मिलकर कैबिनेट मिशन के सभी प्रस्तावों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हो गया। नेहरू जो थे वो समूहीकरण के विरुद्ध थे, वो हमेशा ये कहते थे कि समूहीकरण तो नहीं होने देंगे हम, देश एक रहेगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। समूहीकरण कैसे आ गया भाई, हिंदू समूह, मुस्लिम समूह और बंगाल एवं असम का अलग समूह, समूहीकरण ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पे मुस्लिम लोग लीग को जो है क्रोध आ गया, उसने विद्रोह कर दिया, और 16 अगस्त 1946 को लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया पाकिस्तान के लिए। तो इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन के मुख्य बिंदुओं को समझना है इसको एक बार फिर से। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन पर आपत्ति कांग्रेस को क्यों हुई, कब इसे स्वीकार लिया गया, और आखिरकार समूहीकरण के विरोध में जो है क्यों मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इस पेज में हमने इतना पढ़ लिया। आगे देखते हैं। अब देखिए, चुनाव हुए, चुनाव तो भैया सब जगह होता है, भारत चुनाव पर, इलेक्शन पर जी रहा है, सारे नेता सभी जो है इलेक्शन करके तो मज़े ले रहे हैं। 1946 के चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस ने क्या किया, 102 सीटों पे 57 सीटों पे विजय प्राप्त की, मतलब कुल मिला के कांग्रेस का बहुमत। उत्तर पश्चिमी सीमांत तथा असम में इन्होंने अच्छा काम किया।
उत्तर पश्चिमी सीमांत और असम, जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी अधिक थी, वहाँ पे भी इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा सीट बटोरा, बहुमत में आए। लेकिन बंगाल, सिंध, पंजाब छोड़ के सभी स्थान पर इनको बहुमत मिला। बंगाल मुस्लिम इलाका था, सिंध कम्प्लीटली मुस्लिम था। पंजाब में क्यों नहीं आया? क्योंकि पंजाब में एक और जो है राजनीतिक पार्टी काम कर रही थी। एक और राजनीतिक पार्टी जो थी वहाँ पे पंजाब में जो है कार्य कर रही थी, और वह था अकाली दल। अकाली दल आप लोग जानते होंगे, अकाली दल अभी भी चल रहा है। तो इसलिए वहाँ पे पंजाब में जो है मुसलमानों का वोट मुस्लिम लीग को चला गया, हिंदुओं का वोट बहुत सारा बट गया, अकाली दल में चला गया, तो वहाँ भी नहीं मिला। बंगाल, सिंध और पंजाब में नहीं मिला। तो आप याद रखिएगा कौन कौन से इलाकों में नहीं मिला, बंगाल, सिंध और पंजाब, प्रश्न आते हैं। और उत्तरी पश्चिमी सीमांत तथा असम में मिला, और बाकी सब जगह मिला। मुस्लिम लीग ने क्या किया? केंद्रीय व्यवस्थापिका में उसके 30 सीट आरक्षित थे, 30 के 30 पे उसने जो है अपना हक जमा लिया। बंगाल तथा सिंध में इनको बहुमत मिला, दोनों जगह मुस्लिम आबादी अधिक थी, और मुसलमानों की ये मुख्य पार्टी बन गई। इस चुनाव के साथ ही पता चल गया कि भाई जहां मुसलमान अधिक वहीं पर मुस्लिम लीग होगा, तो मुस्लिम लीग की पार्टी मुसलमानों की पार्टी बन गई। वहीं पंजाब में जो है कांग्रेस ने एक चालाकी की कि अकाली दल के साथ गठबंधन कर लिया और अपनी सरकार बना ली। चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। सांप्रदायिक चुनाव में जो है लोगों ने देश के लिए चुनाव नहीं दिया, कितने सारे आंदोलन हुए, कितना कुछ हुआ, फिर भी सांप्रदायिक मत विभाजन का मुद्दा अधिक प्रभावी रहा। कारण क्या था? पृथक निर्वाचन पद्धति थी, यानी धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे जो है निर्वाचन पद्धति थी, और सीमित मताधिकार था। प्रांतीयों में केवल 10% लोगों को मताधिकार था, और केंद्रीय स्तर पर 1% लोगों को। सभी मत देते तब ना। अब देखिए कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन के सारे प्रावधानों को हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा इसके हाईलाइट को जानते हैं। फरवरी 1946 में ये आया था भारत। उस समय ब्रिटेन के पीएम जो थे वो एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। 3 सदस्यीय शिष्टमंडल था ये क्या था? 3 सदस्यीय। कौन कौन सदस्य थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनको तो आप जानते होंगे, ये भारत सचिव थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम से ये मिशन था, और एक अलग से सलाहकार थे A.V. अलेक्जेंडर। 3 लोग सलाहकार थे। इन्हीं तीनों का जो है मिला के कैबिनेट मिशन बना था। उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत में को जो है शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों तथा संभावनाओं को तलाशना। मतलब किस तरह से जो है आप, भारत इतना विविधताओं से भरा हुआ था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी, अलग अलग पक्ष जो है अपने अपने आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में भारत को सत्ता किस तरह जो है शांतिपूर्वक सौंपा जाए, उसी पर प्लान बनाने के लिए, उसी पर जो है रणनीति बनाने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। बस आप समझ लीजिए इतना। अब अगर प्रश्न आए कि कैबिनेट मिशन को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट मिशन के प्रावधानों की चर्चा करते हुए आप बताइए कि क्यों अंग्रेज़ों की भारत से 1946 के बाद अंग्रेज़ों की भारत से वापसी की अपरिहार्यता का मतलब अंग्रेज़ों की भारत से वापसी अपरिहार्य हो गई, मतलब ज़रूरी हो गई। क्यों ज़रूरी हो गई? तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अंग्रेज़ों की भारत से वापसी की अपरिहार्यता का कारण क्यों ज़रूरी हो गया? तो पहला कारण, बड़ा कारण, कि समाज के हर वर्ग में राष्ट्रवाद की पहुँच, हर कोई जो है अब आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहता था। दूसरा, सिविल सेवा के क्षेत्र में भारतीयों का बढ़ता प्रतिनिधित्व तथा लंबे समय से युद्ध के कारण भारत में आर्थिक समस्याएं। काफ़ी समय से युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें आंदोलन भी हुए, बहुत सारी चीज़ें, जिससे भारत में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, भूखमरी, अकाल, सब कुछ आ गया। तो अब ऐसा भी भारत नहीं रहा कि जिससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हो। अब अंग्रेज़ों को के ऊपर बोझ बढ़ गया कि अब इसको सुधारना कैसे है। तो यहाँ सिविल सेवा में जो लोग थे वो, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 1858 में जो 1858 के आसपास जो है सिविल सेवा में लोगों को जो है खुली एंट्री होने लगी थी। 1800 मेरे ख्याल से 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसी में होने लगा था। तो आज़ादी की लड़ाई तक जो है काफ़ी भारतीय सिविल सेवा में आ गए थे। तो अब नौकरशाही में भी भारतीय थे, और यहाँ आर्थिक समस्या बढ़ रही थी, तो भारतीय लोग आवाज़ भी उठाने लगे थे। तो एक कारण था कि अंग्रेज को जाना पड़ा।
जाना जरूरी हो गया था। तीसरा, अंग्रेज समझौताकारी तथा दमनकारी नीतियों की सीमाएं थी। अंग्रेजी देखिए समझौताकारी, एक निश्चित सीमा तक ही समझौता कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे भाई सब कुछ दे के चले जाएं, ये भी नहीं कर सकते थे। समझौता करने की भी एक सीमा थी और दमन करने की भी एक सीमा थी, मतलब कि मार पीट करके, फांसी दे के, गिरफ्तारी करने की, हर चीज़ की एक सीमा बन गई थी। अब चूँकि अब धीरे धीरे भारतीयों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, तो समझौताकारी और दमनकारी नीतियों की सीमाएं। उसके बाद संविधानवाद तथा कांग्रेस के प्रति प्रेम से भारतीयों की सशक्तता में वृद्धि। अब भारतीयों को जो है संविधान समझ में आने लगा, संविधान का मतलब समझ में आने लगा और कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगा, तो ये भी एक बड़ा कारण था। अब फूट डालो और राज करो की नीति जो है कहीं ना कहीं विफल हो रही थी। पांचवा, आज़ाद हिंद फौज के राष्ट्रव्यापी समर्थन तथा लगातार विद्रोह से अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई थी। अंग्रेजी सरकार हताहत जो हो गई थी पूरी तरीके से। उसके बाद अंतरिम शासन व्यवस्था तथा पूर्ण दमन हेतु ब्रिटिश सत्ता के पास दक्ष अधिकारी, वो जो समय था जी, डलहौजी का समय, कार्नवालिस का समय, वो एक समय था, वॉरेन हेस्टिंग्स का समय, जिस समय अधिकारी बेहतरीन अधिकारी थे इनके पास। अब आज़ादी के समय आपको ये माउंटबेटन के हाथ की चीज़ नहीं थी इसको कंट्रोल करना, तो अंतरिम शासन व्यवस्था जो माउंटेन और बेवेल ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तो शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतिम रूप से या पूर्ण रूप से दमन करने हेतु ब्रिटिश सत्ता के पास कोई दक्ष अधिकारी नहीं था, सही अधिकारी नहीं था। और भविष्य में अगर ये लोग अभी भी दमन करेंगे तो ये तो समझ गए कि इनको जाना है ये है, लेकिन रिश्ता भी खराब हो जाएगा। इसीलिए भारत भविष्य में भारत ब्रिटेन संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए अब दमन नहीं, केवल समझौता नीति का ही विकल्प अंग्रेजों के पास रह गया था। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अब अंग्रेजों की भारत से वापसी लगभग तय हो गई है। तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा, चुनाव के नतीजे, चुनाव का क्या प्रभाव पड़ा और कैबिनेट मिशन का थोड़ा सा हाइलाइट्स और क्यों अंग्रेजों को जो है भारत से जाना ज़रूरी हो गया। तो इस पेज में हमने पूरा जो है ये चीज़ पढ़ा। अब ये पेज देखिए, सरकार का गठन हो गया, लेकिन इसमें सांप्रदायिक विध्वंस तथा अंतरिम सरकार। देखिए 16/8/1946 को दंगा हुआ। दंगा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना रही थी, उसी का काम था ये सब करवाना। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में जो है जहाँ जहाँ सांप्रदायिकता का प्रभाव था, जहाँ जहाँ विविधता थी, वहाँ वहाँ दंगे हुए, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़े, 5000 से अधिक लोग मारे गए उस समय। सरकार ने अंततः जो है क्या किया, अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया और अंतरिम सरकार का गठन किया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू तथा सहकर्मियों ने वायसराय की काउंसिल में शपथ ली। मैं आपको बता दूं, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग से विरोध थी। मुस्लिम लीग ने कसम खा ली थी उसको जब तक पाकिस्तान नहीं मिलेगा वो किसी चीज़ में भाग नहीं लेगी। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में, जब मुस्लिम लीग नहीं थी, उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने इसका प्रबल विरोध किया और फिर से पाकिस्तान की मांग को दोहराया। अंतिम सरकार बनी जिसमें 9 नेता कांग्रेस के थे और 5 मुस्लिम लीग के थे। ये 5 के 5 उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इनको बना दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे, ये अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन जब 1946 में हुआ, दिसंबर 1946 में, उस समय अंतरिम सरकार के कुछ नेताओं की सूची देखिए। मंत्रालय मिला था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या संभाला, कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, मतलब करता धरता यही थे, शुरू में सबसे पहले वरिष्ठ नेता थे। विदेश मामले, विदेश काफ़ी घूमे हुए थे, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद कॉमनवेल्थ संबंध, ये भी विदेश से ही, विदेशी संबंध से ही संबंधित है, तो ये सब जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ, वल्लभ भाई जो थे देश, मतलब एकदम देशभक्त थे। तो देशभक्त अपने घर में रहता है, अपने देश में रहता है, तो गृह मंत्रालय इन्होंने संभाला और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन्होंने संभाला। इन्हीं की देन थी जो भारत का एकीकरण सही से हो पाया। हैदराबाद वगैरह सबको मिलाने वाले यही थे। बलदेव सिंह, इनके नाम से पता चलता है इनके पास बहुत सारा बल है, तो ये रक्षा करेंगे, तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। डॉक्टर जॉन मथाई, देखिए लगता है अंग्रेजी नाम है, तो ये इन्होंने बिजनेस संभाल लिया और आपूर्ति, उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग में जो भी कच्चे माल वगैरह लगेंगे सभी उद्योग पूरी तरीके से देखेंगे ये। सी राजगोपालाचारी, इन्हीं के लिए न शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय इनको मिला। यहाँ देखिए CH भाभा, इनको मिला निर्माण एवं खनन ऊर्जा।
राजेंद्र प्रसाद भाई खेती से जुड़े हुए आदमी थे, एकदम देसी आदमी थे, हमारे बिहार के ही थे, तो कृषि एवं खाद्य मंत्रालय इनको मिला। जगजीवन राम ये पिछड़े जातियों के जो है बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं समर्थक भी थे और संविधान का भी पालन करते थे, सच्चे देशभक्त थे। इन्होंने मेहनत को अपना जो है अपना मेहनत को अपनी नीति बनाई, मेहनत को अपना ईमान माना और श्रम मंत्रालय मेहनत वाला मंत्रालय जगजीवन राम ने संभाल लिया। आसफ अली एकमात्र जो मुस्लिम थे वो रेलवे ने इसको संभाला। अब ये लोग थे, ये लोग मुस्लिम लीग के थे, इनको पूछा नहीं जाता है लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए। लियाकत अली ने वित्त संभाला, इब्राहिम इस्माइल वाणिज्य, अब्दुल रऊफ निस्तर संचार, गजनबर अली स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल कानून। तो इनको दिया गया लेकिन उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था। ये लोग पाकिस्तान में जाकर प्रधानमंत्री बनने वाले थे, इनको लगा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्ना बन गए थे। तो ये सब जो है इनको ये चीज़ दिया गया था, इन्होंने लिया नहीं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज़ादी के बाद फिर से, जब ये मंत्रालय फिर से सबको दिया गया था। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि किस तरह जो है सरकार को झुकना पड़ा और जल्दी जल्दी इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने जो है संविधान सभा गठन कर लिया और एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। अब देखिए इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है। भारत में सांप्रदायिक का जन्म एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज, ये जो कैबिनेट मिशन हम लोग पढ़ रहे थे, ये कैबिनेट मिशन जो पढ़ रहे थे, इसमें नोट्स में आपको क्या करना है ये देखिए। शुरू से हम लोग चाहे थे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पेज नहीं है जी, ये फोर्थ पेज है, ये चौथा पेज है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चौथा पेज है, ये फर्स्ट, ये ऊपर वाला ये सेकंड। मैं इधर से शुरू करता हूँ, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड होना चाहिए, लेकिन ये फोर्थ है और ये थर्ड है। तो हमने थर्ड में ये चुनाव करवाएं और फिर हमने यहाँ देखिए कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा और फिर यहाँ से पांचवा शुरू हो जाता है किस तरह से कैबिनेट मिशन। तो आप लोग इसको देख लेंगे, एक पेज थोड़ा सा इधर उधर है। खैर, अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं से भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए अब देखिए सांप्रदायिकता का जन्म कैसे हुआ। सांप्रदायिकता मतलब लोग क्या समझते हैं, सांप्रदायिक किसी चीज़ को क्यों कहा जाता है? जब वहाँ धर्म आ जाए, धर्म विशेष आ जाए तो सांप्रदायिक हो जाता है। तो 3 चरण, भारत में सांप्रदायिकता की 3 विशेषताएं। पहला विशेषता में 3 चरण में विशेषता हुई। पहला चरण था सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। समझिएगा इस चीज़ को, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो सांप्रदायिकता से हमेशा ही प्रश्न आते रहते हैं इतिहास में। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, इसका मतलब क्या है? समान हित। अब इस समान हित मैंने क्यों लिखा आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा। समान हित में था कि इसमें 2 धर्म, अलग अलग समुदाय अपने अपने जो है हितों के लिए लड़ते थे, अपने अपने हित, जी हाँ, अपने अपने हित के लिए, लेकिन उनका हित हमेशा समान रहता था। हिंदू भी चाहते थे कि उनका भला हो और मुसलमान चाहते थे कि उनका भला हो। ये लोग एक दूसरे के विरोधी नहीं हुआ करते थे, जी हाँ, हिंदू और मुस्लिम ये अपना अपना भला चाहते थे। ये सांप्रदायिक राष्ट्रवाद था, इसमें अपना अपना ये लोग भला चाहते थे। इन लोगों का जो है एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते थे। वहीं उदारवादी, देखिए नाम इसका उदारवादी है। उदारवादी मतलब भिन्न हित, मतलब इनका अलग हित था, इनका अलग हित था। ये लोग चाहते खुद भला हो और यहाँ पे ये लोग जो है आगे ना बढ़े। तो यहाँ पे अपने अपने अलग अलग धर्म, यहाँ अलग अलग समुदाय के जो है हित जो है समान थे। यहाँ पे उदारवादी सांप्रदायिकता में अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के हित भिन्न थे। और यहाँ पे उग्रवादी सांप्रदायिकता ये सबसे डेंजरस है, इसको आप लोग लाल निशान लगा लीजिए। इस सबसे ज़्यादा डेंजरस है चरम एवं उग्रवादी सांप्रदायिकता। इसमें विरोधी हित रहता है, इसमें आप अपना हित नहीं देखना है, इसमें देखना है कैसे जो है नुकसान पहुँचाए, कैसे दंगा हो, कैसे लूटा जाए, मारा जाए, इनकी जनसंख्या को कम किया जाए। तो ये उग्रवादी सांप्रदायिकता थी। सांप्रदायिकता के विकास के कारण क्या थे भारत में? तो देखिए पहला कारण था सामाजिक आर्थिक कारण, लोगों के पिछड़ेपन का कारण। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जो मुस्लिम समुदाय था भारत में, वो शुरू से ही शिक्षा के स्तर में, और कुछ लोग विकसित थे, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन मुस्लिम
जो समुदाय था उसका रहन सहन और कहीं ना कहीं हर तरह से जो है सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उनको बहलाना फुसलाना काफ़ी आसान था, फूट डालना बिल्कुल आसान था। तो एक बड़ा कारण था सांप्रदायिकता का। अंग्रेजों की फूट डालो तथा शासन करो की नीति, वहीं से इन्होंने क्या किया था, बीच में कांग्रेस के विरुद्ध जो है सर सैयद अहमद खां इतने अच्छे राष्ट्रवादी थे, उनको भी भड़का दिया था। हालांकि वो समझौतावादी नीति रखते थे, उदारवादी दल के नेता थे, फिर भी एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने मना कर दिया कि भाई कांग्रेस की संस्था में कोई मत जुड़ो, बहुत ख़राब संस्था है। तो ये अंग्रेजों ने ही भड़काया था। भारतीय इतिहास लेखन द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा। देखिए इतिहास में जो है क्या किया गया, भारतीय इतिहास में जो है हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि किस तरह अकबर महान था, क्यों महाराणा प्रताप महान थे, कैसे जो है तैमूर ने आक्रमण किया, तैमूर जो आया उसने बलात्कार किया, लूट किया भारत में, उसने हिंदुओं पर कहर ढाया, औरंगजेब ने इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण गला कटवा दिया सिख गुरु का। तो मतलब ये सब इतिहास की जो लेखन थी ना, ऐतिहासिक कहानियाँ थी, इससे भी जो है लोग एक दूसरे से नफरत करते थे। तो भारतीय इतिहास लेखन द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। उसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पाश्चात्य प्रभाव पड़ा। देखिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन दोनों तरफ से चल रहे थे, हिंदू लोग अपना आंदोलन चला रहे थे तो मुसलमान लोग अपना आंदोलन चला रहे थे। ये दोनों आपस में जो है, अब जैसे खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, सपोर्ट किया कांग्रेस ने, सांप्रदायिकता वहाँ पे भी आई। उसके बाद आर्य समाज ने एक बार, दयानंद सरस्वती ने धर्म शुद्धि आंदोलन चलाया था। उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू से मुसलमान में परिवर्तित हो गए, धर्म परिवर्तन किया, उनको जो है फिर से हिंदू बनाएंगे। इसका विरोध मुसलमानों ने किया। उन्होंने अपना जो है अलग अलग जो है नीति बना ली, अलग अलग तरीके का जो है उन्होंने जो है इसके विरोध में क्या किया, तजीम तथा तबलीग आंदोलन चला दिए, मतलब जो है वही अपना धर्म को स्थायी कर दो। तो यहाँ से भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी महत्व रखते हैं, क्यों, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में। उग्र राष्ट्रवाद का पाश्चात्य प्रभाव। उग्र राष्ट्रवाद मतलब कि यहाँ पे मुस्लिम लीग का आप स्थिति देखिए, मुस्लिम लीग की स्थिति देखिए। ये लोग जो थे हर तरह की क्रिया करने को तैयार थे पाकिस्तान के लिए। तो इनका राष्ट्रवाद जो था, इन राष्ट्र के प्रति ये भी समर्पित थे, लेकिन इनका उग्र राष्ट्रवाद था। या फिर अब जैसे आप देखिए, अब भगत सिंह ने क्या किया, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो इससे लोगों को पता चला कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं। तो हर जगह इस तरह की मानसिकता ने जन्म लिया और उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव जो है उस पर पड़ा। बहुसंख्य समाज की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, जैसे आरएसएस हिंदू बहुसंख्यक थे और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये लोग अपना अपना संस्था बना रखे थे। तो मुस्लिम लोग भी अपना संस्था बनाते थे, जैसे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक, हिंदू महासभा 1915 में, आरएसएस 1925 में। तो इन सब संस्थाओं ने भी, आज भी ये सब संस्था जो है सांप्रदायिकता को काफ़ी बढ़ावा देती है। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले ये कुछ तत्व थे। किस तरह के सांप्रदायिक, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ज़रूर जो है एक बार जो है स्पेक्ट्रम की बुक है, ये बुक है स्पेक्ट्रम की, इसमें आप लोग ज़रूर पढ़िए। अब देखते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनसे पता चला कि किस तरह भारत में जो है दो राष्ट्र, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यानी अलग कोई राष्ट्र हो, ये भावना उभरी। सबसे पहला 1887 में वायसराय डफरिन ने क्या किया, सर सैयद अहमद को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाया। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। देखिए कैसे कैसे लोग अलग हुए और एक अलग मानसिकता बनी कि अलग राष्ट्र बना दिया जाए क्योंकि मुस्लिम अलग है। कहाँ से विचारधारा आई, इन सब घटनाओं से। सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1915 में क्या हुआ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो लोग को पता चला कि ऐसा कोई संस्था बनाया जा सकता है और इसका भी अधिवेशन हो सकता है कांग्रेस के अलावा। 1921 से 24 के बीच में पूरी तरह इस्लामी एकतावादी राजनीति हुई। 1916 में इसी में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। 1916 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक मतदान को मान लिया, इसकी मांग को मान लिया। क्यों माना, क्योंकि लखनऊ समझौता हुआ था उस समय। तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बात और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की बात मानी थी। 1920-22 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में सांप्रदायिक दंगे हुए, शुद्धि आंदोलन हुआ, मुसलमानों ने तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए।
1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट का लीग ने विरोध किया। लीग ने कहा कि सांप्रदायिक है। 1930-34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिमों का अलगाव, ये लोग इन्होंने भाग ही नहीं लिया ठीक से। मतलब कैसे टूटता है घर, ये देखिए। 37-39 में जिन्ना की मांग पाकिस्तान की, कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान में मांग हुई, लेकिन जिन्ना की एक और मांग हुई जो कभी आज तक नहीं मांगी गई और कोई भी देश ऐसे मांग को नहीं मानता। क्या मांग था? तो उनकी जो राष्ट्रीय संस्था थी कांग्रेस, इसको जिन्ना ने कहा कि हिंदू संगठन घोषित कर दीजिए और मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का संगठन घोषित। ऐसा संभव नहीं था धर्मनिरपेक्ष जैसे राज्य में, तो ये मांग उठा दिया। 24 मार्च 1940 एक ऐसा समय आया जब पाकिस्तान की मांग रखी गई, लाहौर अधिवेशन। ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था। कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई थी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पाकिस्तान की मांग रखी गई। कुछ घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हुई, जैसे मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मौन मान्यता मिली। तो देखिए कैसे कैसे घटनाएं हुई, जैसे जैसे आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में आपको कैसा लगा ये चैप्टर। पूरा चैप्टर मैंने आपको देखिए कितने आसानी से नोट्स के साथ समझा दिए, केवल 6 पेज में। तो आप लोग ऐसे नोट्स तैयार करके रखिए, आपको बहुत अधिक सहायता मिलने वाला है। क्योंकि आप एक बार बुक पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, केवल नोट्स पर डिपेंड नहीं रहिए, बुक को साथ में लेके बैठिए। और लूसेंट का वीडियो भी जल्द ही आएगा। लूसेंट का वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है, कल लेट हो सकता है, कल शाम तक आ सकता है। तो थोड़ा लेट हो जा रहा है समय की भारी कमी की वजह से, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी अधिक समय लगते हैं। क्योंकि आप केवल कॉपी करते हैं, आप केवल देख के और नोट्स तैयार कर लेते हैं, पढ़ते हैं उस चीज़ को, और मुझे पढ़ के उसे देखना पड़ता है कि कैसे नोट्स बनाना है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य से बहुत कुछ संभव है। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ जो है समाप्त कर लेंगे। तो कितना मज़ा आया दोस्त पढ़ने में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्रता एवं विभाजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25, 478 पेज में। इसको हम लोग बड़े ही आराम से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए, इस चैप्टर हम लोग जल्द ही ख़त्म करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।